वेलकम टू स्टोरीबुक्स। सो वैलेंटाइन वीक था, इसीलिए मैंने सोचा था कि एक वन शॉट स्टोरी आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं। बाकी आई डोंट नो मैं इसको कब अपलोड करूंगी, बट होप सो ये आप तक जल्दी पहुंची होगी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी ओमेगा वर्स के ऊपर है, जहां मैं पहले ही बता दूं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आई मीन टू से कि यहाँ पे एआई की यूज़ काफ़ी बेहतर तरीके से होता है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि हमें कुछ बता रहा है। मैं एक अल्फ़ा हूँ और मेरा पार्टनर भी एक अल्फ़ा ही है। हाँ, सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी अलग बात है, क्योंकि यूजुअली अल्फ़ा और ओमेगा का ही पेयर बनता है। कभी कभार देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा इनका भी बन जाता है, लेकिन अल्फ़ा अल्फ़ा का पेयर थोड़ा रेयर है। इसी तरह से हमारी कहानी भी। अब हमें 10 साल होने को आए हैं, जहां हम एक दूसरे के साथ हैं। अमेजिंग है ना? मैंने उसको पहले अप्रोच करा था। वो काफ़ी अमीर था। हाई स्कूल के दौरान ऐसा नहीं कि मुझे शुरू में ही उस पर क्रश आ गया था, मैं तो उसे जानता भी नहीं था। वो तो मैं जब भी किसी ओमेगा से फ्लर्ट करता और आगे बात बननी चालू भी हो जाती, तो वो ओमेगा मुझे रिजेक्ट करके चला जाता और बताता कि उसे उस हाई क्लास अल्फा पे क्रश है। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो मुझे थोड़ी सी जेलसी कह सकते हैं आप, और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी, और मैं उसे देखने गया। जब मैंने उसे देखा, मैं उसे देखता रह गया, और फिर उस दिन के दौरान ही मैं समझ पाया कि हर ओमेगा को क्यों इस पे क्रश होता है। इतना सुंदर इंसान जो कि किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं। फिर क्या, उस दिन के बाद से ही मैं उसके पीछे पड़ा रहा। उसका नाम शांग्यू था। मैंने उसे प्रपोज करा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे ही मेरे से मुंह मोड़ लिया। फिर कुछ दिन मैंने उसे तोहफे दिए, लेकिन उसने कोई भी तोहफा कबूल नहीं करा और मेरे पास से गुजर गया। फिर मैंने उसके लिए लव लेटर्स लिखना चालू करा, लेकिन उस वक्त मैं समझ चुका था, तो जब भी मैं उसे लेटर भेजता तो फिर अपना नाम नहीं देता उधर। लेकिन फिर भी उसे समझ आ गया। या तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब थी इसीलिए, या फिर पूरे हाई स्कूल में सबको पता चल गया था कि एक सी क्लास अल्फ़ा एक ए क्लास अल्फ़ा के पीछे पड़ा हुआ है। उस हाई स्कूल में मेरे से कोई बात नहीं करता और सब मुझे नीचा देखने लग गए। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं देखेंगे। मैंने खुद से ऊपर शांग्यू को रखा। मेरे से कोई बात नहीं करता था। कभी कभी मैं सोचूं तो वो दिन काफ़ी बुरे थे, लेकिन फिर भी उन सब में एक शांग्यू ही था। भले ही वो मुझसे बात नहीं करता था, पर मैं समझ पाता था कि वो मेरे साथ इतना रूड नहीं। उसने जब मेरे से पहली बार बात करी थी तो उसने मुझसे कहा था कि उसे अल्फ़ा पसंद नहीं, और ना ही वो कभी अल्फ़ा को डेट कर सकता है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ करा था कि मैं उसको पा सकूं। ये मैं केवल अपने लिए नहीं करता था। मुझे लगता था कि उसे किसी इंसान की ज़रूरत है, और वो इंसान मैं ही हो सकता हूँ जो उसके दिल के पास जा सकता है और समझ सकता है कि वो किस तरह का है। मुझे खुद से लगता था कि मैं उसके दिल को छू सकता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ऑपरेशन कराकर ओमेगा ग्लैंड लगवा लेता हूँ, ताकि उसके लिए ओमेगा बन सकूँ। मुझे अब भी वो दिन याद है जब पहली बार शांग्यू ने मेरी स्मेल की तारीफ करी थी। उसको मेरे सेंट की खुशबू रेड वाइन की तरह लगी थी, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी की है। पर क्योंकि उसे ओमेगा चाहिए था, तो मैं ओमेगा बन गया। ऐसा नहीं शांग्यू ने कभी किसी को डेट नहीं करा होगा। मेरे आगे ही उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स थे और सब के सब ओमेगास थे। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मुझे शांग्यू को पाना है तो वो इतनी आसानी से मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एक दिन ग्रेजुएशन पार्टी आई। वहाँ पर मैंने देखा कि एक ओमेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत और पॉपुलर है, वो शांग्यू को ड्रग्स दे रहा है, और इस ड्रग्स के चलते शांग्यू अपने होश में नहीं है। ये पैतरा कितना घटिया है कि ये चीज़
मैं खुद करने की नहीं सोच सकता। फिर मैं उस ओमेगा के पास गया और उसको धमका कर मैंने उसे भगा दिया और शांग्यू को होटल रूम ले आया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ करने का सोचा था उसके साथ, लेकिन एप्रोडेक्स के नशे में शांग्यू मेरे पे हावी हो गया और मैं चाह कर भी उसे रोक ना सका। वहीं शायद मैं भी सेल्फिश हो गया था, क्योंकि जब शांग्यू मेरे को छूने लगा तो मैं अपने खुद होश खो बैठा था। पर दिक्कत वो आई जब शांग्यू ने मुझे मार्क कर दिया। क्योंकि मैं अभी अभी ओमेगा बना था, तो वो फिजिकल रिलेशन ऊपर से मार्क होना मेरे लिए बहुत पेनफुल था, उस ऑपरेशन से भी ज़्यादा पेनफुल। फिर सुबह हुई, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ। वहीं जब शांग्यू को होश आया, उसे मुझे देखकर घिन आने लगी। उसको लगा कि उसको ड्रग देना मेरा आइडिया था और वो मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लगा। मैंने मना करने की कोशिश करी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वहीं उसके बाद मेरे परिवार ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि मैं अल्फ़ा से ओमेगा बना हूँ। ऊपर से जो मैंने शांग्यू के साथ करा, जो कि मैंने नहीं करा, वो चीज़ खबरों में छप चुकी थी, तो उन्होंने मुझे उनसे अलग कर दिया। लेकिन शांग्यू रेस्पॉन्सिबल निकला, क्योंकि उसने मुझे मार्क करा था, तो उसने मुझे अपनी जिम्मेदारी समझा। सोसाइटी के नियम के अनुसार अगर किसी अल्फा ने किसी को मार्क कर दिया है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी बन जाता है और केवल उसी के संग फिजिकल रिलेशन बना सकता है। हम लोगों ने कभी शादी नहीं करी और जहाँ मुझे शांग्यू लेकर आया था, वो उसका घर भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खुश था। और ऐसे ही हमें साथ रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। वक्त के चलते शांग्यू को भी अल्फा बॉडी में इंटरेस्ट आने लग गया, लेकिन फिर भी वो घर कभी कभी ही आता था। मैंने उसके लिए खाना बनाना सीखा, क्योंकि उसको ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वहाँ की हर रेसिपी ट्राई करी। और वहीं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर कर मैंने शांग्यू की कंपनी में भी काम करा, जहाँ वर्चुअल मीटिंग की वजह से किसी को नहीं पता चलता था कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर भी ये दिन इतने आसान नहीं थे। मेरा अल्फा मेरे साथ नहीं रहता था, तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं मरना चाहता हूँ। मैं उसको ये चीज़ें बताता नहीं था। शायद मेरे ऑपरेशन की वजह से मेरी ओमेगा ग्लैंड मुझे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे दर्द और बढ़ता गया। शांग्यू मेरे यहाँ 2 महीने पहले आया था। उसने मुझे बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने एक नई खोज करी है, जहाँ से वो इस मार्क को हटा सकता है और मेरी ओमेगा ग्लैंड को भी, ताकि मैं वापस अल्फा बन पाऊँ। उसने मुझे कहा कि उसे अब भी प्योर ओमेगा पसंद है, ना कि कोई आर्टिफिशियल। भले ही मुझे इस बात से बुरा लगा था और शांग्यू ये अच्छे से जानता था, पर फिर भी उसने और बोला। उसने मुझे कहा कि मेरी ओमेगा स्मेल बहुत चीप है, और उसके जाने के बाद मैं फिर से मरने की सोचने लगा। ये डिप्रेशन, एंजाइटी मैं नहीं सह पा रहा था। मेरी ओमेगा बनने की सर्जरी शायद सही से नहीं हुई थी। इसी वजह से मुझे मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ता और एक अल्फा और ओमेगा दोनों की ज़िंदगी जीनी पड़ती, जो कि मैं नहीं जी पा रहा था। लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता था कि मैं क्या सह रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि शांग्यू को पसंद करना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शायद मैं ये सज़ा डिज़र्व करता हूँ, पर क्या मुझे इसका अफसोस है? और फिर वो गैस को ऑन कर लेता है, तो गैस के टॉक्सिन से वो आसानी से मर सकता था। और वो सोचता है कि उसने शांग्यू के लिए ही ट्रेडिशनल वे में कुकिंग सीखी थी, लेकिन फिर भी आज तक शांग्यू ने उसकी कभी भी तारीफ नहीं करी। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो नहीं आएगा। ये सब जानते हुए भी वो मरने वाला था।
फिर भी वो सोचता है कि आखिरी बार शांग्यू को कॉल कर ले, और वो उसको कॉल लगाता है। पहली बार शांग्यू उसका फ़ोन नहीं उठाता और फिर वो दोबारा मिलाता है। शांग्यू इस पर फ़ोन उठाता है, पर वो थोड़ा चिढ़ा हुआ था। लेकिन मेन लीड ये बात जानता था कि ये इंसान कितना भी चिढ़ा क्यों ना हो, पर कभी भी अपना आपा नहीं खोता। और शांग्यू इंडिफरेंटली पूछता है, क्या हुआ? मेन लीड को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। जब उसने उसकी आवाज़ दोबारा सुनी तो उसे फिर एहसास हुआ कि वो उसी से प्यार करता है, और वो पागल है कि वो अब तक उससे ही प्यार करता है। कोई जवाब ना आने की वजह से शांग्यू चिढ़ जाता है और उससे पूछता है, अगर कोई बात नहीं है तो मैं रख रहा हूँ। और रखने से पहले वो फिर से बोलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से कुछ लोग 2 दिन बाद आएंगे, तो घर पे ही रहना और उनका इंतज़ार करना। हमारा मेन लीड, जिसका नाम शिविन था, वो पूछता है, क्या तुम आओगे? मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा। गैस की टॉक्सिन्स की वजह से उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी हो गई थी। शांगी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था और वो कहता है, मैं रख रहा हूँ। वो फ़ोन रख पाता उससे पहले ही शिविन कहता है, मुझे अफसोस नहीं है। शांगी कुछ नहीं कहता और फ़ोन रख देता है। शिविन को पता था ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, ना ही वो इस बात से दुखी था, और वो बोलता है, मुझे अफसोस नहीं है, मैं बस उसे आखिरी बार ही बताना चाहता था, सुसाइड करना मेरी ही मर्जी है, मैं और इस तरह नहीं जी सकता। क्या फ़ायदा, इतने समय के बाद भी वो केवल उसी इंसान से प्यार करता है जिस इंसान को उसके लिए ज़रा भी फीलिंग्स नहीं। लेकिन शायद जब वो मर जाएगा तो शायद शांग्यू अपनी होने वाली वाइफ से शिविन की बातें कर पाएगा कि एक लड़का था जो कि उसके लिए इतना पागल था कि उसने ऑपरेशन तक कराया, और फिर मरते हुए भी ये कहते हुए मरा कि उसे अफसोस नहीं। अच्छा डिनर टॉपिक है डिस्कशन के लिए। और शिविन को लगता है कि उसका मरना सही है, क्योंकि शांग्यू उसे कभी पसंद नहीं कर सकता, और अगर शिविन नहीं होगा तो फिर वो अपने लिए कोई ओमेगा ढूंढ सकता है। अच्छी बात है, एक इंसान के मरने से 2 लोग शांति से रह सकते हैं, एक मर के और एक जीवित रह के। चलो ये चीज़ सोच के ही उसे एहसास हो रहा है कि इस जिंदगी में उसका कोई तो अस्तित्व है। बस दुख इस बात का है कि इस जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे बचाना चाहता होगा। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं उसकी मौत होने के बाद हमें शांग्यू के यहाँ दिखाया जाता है, जो कि अपनी मीटिंग में बिजी था। बिजनेस टाइकून होने की वजह से वह हमेशा वर्क ओरिएंटेड रहता। वहीं 2 दिन बाद जब वो मीटिंग कर रहा था तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसको नहीं उठाता। वहीं उस वर्चुअल मीटिंग में जियांग्यू नहीं था, जो उसका एक एम्प्लॉय है और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। तो शांग्यू को कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय पसंद है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग ऐसी होती है कि एक बड़ी सी टेबल पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअली एआई की वजह से वर्चुअली वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जियांग्यू एक ओमेगा था जो कि शुरू से अब तक मास्क लगाकर आया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट और मेहनती है तो मीटिंग के सब लोग उसको पसंद करते हैं, खासकर शांग्यू। ऑफिस के कई लोग तो ये अफवाह भी बना चुके हैं कि जब उनका बॉस अपने अल्फा मेट के साथ अलग होगा तो सबसे पहले वो जियांग्यू को ही प्रपोज करेगा। वहीं शांग्यू को भी लगता है कि जियांग्यू को उसमें इंटरेस्ट है थोड़ा, क्योंकि मीटिंग के दौरान जब भी उसने देखा है तो जियांग्यू हमेशा बहुत इमोशनली कनेक्टेड रहता है उससे, और हमेशा उसको काफ़ी प्यार से देखता है, जिससे शांग्यू समझ पा रहा था कि जियांग्यू उसको सिग्नल दे रहा है। कभी कभी शांग्यू खुद सोचता है कि ना जाने जियांग्यू की फ्रेग्रेंस कैसी होगी। फ्रेग्रेंस तो क्या, उसने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी, ना जाने वो कैसा दिखता होगा।
पर कभी भी वो एक परफेक्ट पार्टनर की सोचे तो हमेशा उसे जियांग्यू उसका परफेक्ट पार्टनर लगता है। और आज वो मीटिंग में नहीं था तो शांग्यू को अजीब लगता है कि वो क्यों नहीं आया। वहीं फिर उसकी असिस्टेंट आती है और वो अपनी सोच से बाहर निकलता है। बॉस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से आपके लिए काफ़ी अर्जेंट कॉल आया है। शांग्यू इंडिफरेंटली कहता है, अभी के लिए छोड़ो, मैं मीटिंग पर हूँ। उसकी सेक्रेटरी फिर घबरा जाती है और कहती है, लेकिन बॉस अर्जेंट है, एक इमरजेंसी हुई है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए, लेकिन शांग्यू फिर कह देता है, मैंने कहा ना मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। शांग्यू को लगा कि उसे पता है क्या ही बात होगी। उसका अल्फा मेट जो कि आर्टिफिशियली ओमेगा बन चुका है ज़रूर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के आगे बहस कर रहा होगा कि इसे ऑपरेशन नहीं कराना। आखिर उसका मेट बहस करेगा ही, क्योंकि वो इंसान अलग भी जो नहीं होना चाहता उससे। जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है वो अपने सब वर्चुअल एम्प्लॉयज़ को गायब होते हुए देखता है और फिर दोबारा सोचता है कि जियांग्यू क्यों नहीं आया। वो जियांग्यू को एक परफेक्ट इंसान मानता है जो हमेशा अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। तो ना जाने ऐसे क्या हुआ होगा कि वो आज आया नहीं। उसकी कंपनी में हर तरह के लोग हैं, अल्फा, बीटा, ओमेगा, क्योंकि उसकी कंपनी इक्वालिटी को प्रमोट करती है। इसी वजह से दुनिया भर में उसकी कंपनी का नाम इसीलिए जाना जाता है। पर फिर भी वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि लोग बाग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसका खुद का मेट भी एक अल्फा है। लेकिन सोचा जाए तो वह अल्फा है भी नहीं। शांग्यू के हिसाब से उस इंसान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब भी शांग्यू सोचता है कि हाई स्कूल के टाइम पर जब वो एक कंप्लीट अल्फा था तो तब भी शिविन जब भी उसके आगे आता तो उसकी ब्राइट स्माइल देखकर शांग्यू पीछे की ओर चला जाता। शांग्यू को अब भी पता है कि शिविन की स्मेल कितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से उसने ऑपरेशन कराया है तब से वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा चीप लगने लगी है, जिससे वो इरिटेट हो जाता है। वो रेड वाइन वाली स्मेल जो कि प्रीमियम क्वालिटी की थी अब इस आर्टिफिशियल ओमेगा ग्लैंड की वजह से काफ़ी चीप लगती है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से फिर भी अपना मार्क नहीं हटवाना चाहता था। सबसे पहले वो इस ओमेगा ग्लैंड को हटवाना चाहता था ताकि एटलीस्ट उसका मेट एक कंप्लीट अल्फा हो, क्योंकि अभी शांग्यू को लगता है कि वो एक जानवर के साथ जी रहा है जो ना कि अल्फा है ना ओमेगा। और वो इंस्टीट्यूट को कॉल करने वाला था कि आखिर दोपहर को उन्होंने कॉल क्यों करा था, लेकिन उससे पहले ही उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कि उसको मिलने के लिए बुलाता है। हे शांग्यू, चलो आज डिनर पर चलते हैं। मैंने सुना है एक फेमस सिंगर आ रही है इस कैफ़े में जो कि हमारे हाई स्कूल से ही है। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग उस कैफ़े में होते हैं जहाँ पर वो ओमेगा सिंगर काफ़ी अच्छे से गा रही होती है और उसकी आवाज़ काफ़ी मधुर थी कि सब मोहित हो जाते हैं सिवाय शांग्यू के। लेकिन गाना गाते हुए वो ओमेगा सिंगर केवल शांग्यू को देख रही थी, जिससे शांग्यू का दोस्त उसे छेड़ने लगता है। भाई तुम्हारे तो चर्चे हैं, उस इंसान से अलग होने के बाद मैं बता रहा हूँ इसी ओमेगा पर ट्राई मारना। शांग्यू उसकी ओर इंडिफरेंटली देखता है। फिर उसका दोस्त पूछता है, वैसे तो यार तुम्हें ओमेगा में ही इंटरेस्ट है ना, तो आज तक तुम्हें कोई मिला क्यों नहीं, या फिर तुमने मुझे बताया ही नहीं है। शांग्यू कहता है, कोई नहीं है। फिर उसका दोस्त कहता है, अच्छा बता तो सही तुझे पसंद कैसे ओमेगा है, शायद ढूंढने में आसानी हो। ये सवाल सुनकर शांग्यू सोच में पड़ जाता है उसे कैसे इंसान पसंद है, और उसके मन में जियांग्यू की ही शक्ल आती है जो कि उसका वर्चुअल एम्प्लॉय है। वहीं फ्रेगरेंस की बात करी जाए तो वही प्रीमियम रेड वाइन वाली फ्रेगरेंस जो कि इसके अल्फा में है, यानी कि शिविन में। पर वो कोई जवाब नहीं देता तो उसका दोस्त कहता है, भाई अब ये मत कहना कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें उस इंसान के साथ बितानी है। शांग्यू फिर उसकी ओर थोड़े से गुस्से के साथ देखता है, जिससे उसका दोस्त कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उस इंसान के बारे में बात नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे लगता है उसकी बात करके
तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। चलो ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक करने के बाद शांग्यू फिर वॉशरूम के लिए चला जाता है। वो जैसे ही रेस्ट रूम से निकलता है, उसके आगे वही ओमेगा सिंगर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। शांग्यू उसे देखकर थोड़ा चौंकता है और पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो ओमेगा सिंगर ब्लश करने लगता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा आज। और शांग्यू को याद आता है कि ये ओमेगा सिंगर भी उसी के हाई स्कूल का है, पर वो उसको नहीं जानता। तो वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता। और फिर वो वापस अपने दोस्त के पास निकलने लगता है, लेकिन तभी वो ओमेगा सिंगर उसको रोकता है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। फिर शांग्यू और वो ओमेगा सिंगर एक शांत जगह पर आते हैं और वो शांग्यू पूछता है, कहो। वो ओमेगा सिंगर उसे कहता है, सीनियर शांग, आई एम सॉरी। शांग्यू को समझ नहीं आता। फिर वो कंटिन्यू करता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपको मैं याद नहीं हूँ। हाई स्कूल के दौरान मैं आपको काफ़ी पसंद करता था और मैं अभी भी जब भी उस बारे में सोचता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं कितना गलत नहीं था। शांग्यू जब उसकी ये बात सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कुछ भी था क्या, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है एक शिविनी था जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे पाने की, और आज वो उसका मेट है। और वो सिंगर कहता है, शायद आपको याद नहीं होगा, पर मैं जानता हूँ कि मैं काफ़ी आगे पहुँच गया था। उस ग्रेजुएशन पार्टी में मैंने आपको ड्रग्स दिए थे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अच्छी तरीके से जानता था कि आपको ओमेगा पसंद है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इंसान आएगा और मुझे धमकाकर उसने मुझे आपसे छीन लिया। और मेरी वजह से और उस इंसान की वजह से आपको इतने सालों तक उस इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। ये बात सुनकर जैसे शांग्यू को बिजली का झटका लगा हो और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। वहीं वो ओमेगा सिंगर, वो कोई ज़्यादा दरिया दिल नहीं था। उसने न्यूज़ में सुना था कि अब शांग्यू अपने मेट से अलग होने वाला है, क्योंकि वो उसके मांग हटाने का ऑपरेशन कराने वाला है। तो वो अच्छे से जानता था कि अगर वो सब सच अब बता दे तो शायद शांग्यू से एक्सेप्ट कर ले। वैसे भी वो एक ओमेगा है और जाना माना सिंगर भी। वहीं शांग्यू एक ही शब्द कहता है, तो वो तुम थे। और उसके बाद वो मैनेजमेंट को कॉल कर कर उस सिंगर को उस कैफ़े से बाहर निकलवा देता है। कैफ़े से क्या, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी वो उसको बाहर निकलवा देता है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आया था कि अब तक जो उसने सोचा था और जो सच वो मान के बैठा है वो तो सच कभी था ही नहीं। और शांग्यू अपने दोस्त के पास वापस आता है। दोस्त कहता है, क्या हुआ और ये तुमने सिंगर को क्यों भगवा दिया? शांग्यू शांत था और वो उस वाइन को पीने लगता है। फिर वो अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हें याद है उस इंसान का नाम क्या है? उसके बेस्ट फ्रेंड को समझ नहीं आता कि उसका दोस्त पूछ क्या रहा है। आखिर अब इतने साल बाद वो उसका नाम जानना क्यों चाहता है। और सच कहो तो उसके बेस्ट फ्रेंड को याद भी नहीं कि उसके मेट का नाम क्या है। कई सालों से शांग्यू ने उस इंसान को कभी उस नाम से पुकारा ही नहीं, तो उसके दोस्त को याद ही नहीं कि उसका नाम क्या है। और वो कहता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग से निकल गया। पर हाँ, उसके घर वालों ने तो उसे अपने घर से निकाल दिया था ना, तो उसका उस घर से कोई रिश्ता नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका नाम क्या था। तुम चिंता मत करो भाई, एक बार ये मार्क रिमूवल ऑपरेशन हो जाए फिर तुम्हें भी कोई चिंता नहीं उठानी पड़ेगी उसकी। वो इंसान पागल ही है जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर गया और ऊपर से उसने तुम्हें ड्रग्स तक दिए। शांग्यू सुनकर शांत हो जाता है और उसके मन में ख्याल आता है कि जो उसके दोस्त ने बोला, दुनिया यही सच तो मानती है, चाहे उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, उस शिवन का परिवार हो या उसका खुद का परिवार हो, और इसी वजह से वो उस इंसान को कहीं नहीं आंकते और उसको बहुत छोटा मानते हैं। पर सच तो ये है, जिस चीज़ की वजह से वो उसे इतना घिनौना आंकते हैं वो चीज़ कभी उसने करी ही नहीं। वो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और शांग्यू सॉफ्टली कहता है, उस इंसान का नाम
शिविन है। जब उसने शिविन का नाम लिया तो उसे खुद लगा कि ये नाम कितना अनजान नहीं है उससे। न जाने कितने साल हो गए कि उस इंसान को उसने कभी उस नाम से पुकारा ही नहीं। जब भी वो शिविन के घर जाता तो केवल इसीलिए ताकि अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स उसके संग पूरे कर सके। वो उसको हेलो तक नहीं करता। फिर एक रात गुजारने के बाद जब भी उसकी आँख खुलती तो शिविन किचन में कुछ बना रहा होता, वही उसका फेवरेट ट्रेडिशनल तरीके से रेसिपीज। शांगी खुद सोचा करता था कि ये इंसान उसकी गुड बुक्स में आने के लिए कितना कुछ नहीं करता, जैसे कि ये कुकिंग। शांगी को वो खाना पसंद आता था, लेकिन कभी भी उसने शिविन को अप्रिशिएट नहीं करा, क्योंकि उसे लगता था कि शिविन ने उसे ड्रग्स दिए हैं और अब बस उसके आगे अच्छा बनना चाहता है। लेकिन अब वो जब इस बात को सोचे तो वो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शांगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो सोचता है क्या उसने मुझे कभी बताया। और उसे याद आता है कि उस रात ही जब वो शिविन पर इल्ज़ाम लगा रहा था उस होटल रूम में, तो शिविन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो बस यही कह पा रहा था, ऐसा नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद शांगी हंसता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, तुम नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है इतना घिनौना काम। और शांगी को एहसास होता है कि उसने शिविन की कभी सुनी ही नहीं। और उसका बेस्ट फ्रेंड उससे पूछता है, शांगियो क्या हो गया। वहीं शांगी को अजीब सा एहसास हो रहा था कि शायद कुछ गलत हो गया है। और शांगी खड़ा होता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। अभी इस इंसान के अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोच पा रहा था और फिलहाल केवल वो शिविन को देखना चाहता था और कुछ नहीं। और अब शांगी सोचे तो काफ़ी टाइम हो गया है कि उसने शिविन को देखा तक नहीं। ये ड्रग का इल्ज़ाम केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर ये चीज़ सही है तो शिविन के साथ इन 10 सालों में कितना गलत नहीं हुआ। और शांगी कार में बैठा हुआ सोचता है कि शिविन तो अभी सर्जरी के लिए गया होगा। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने उसे इसीलिए तो कॉल करा था। ये रिसर्च काफ़ी सालों से चल रही है कि किस तरह से ग्लैंड को रिमूव कर सकते हैं, पर शांगी रुका हुआ था क्योंकि उस वक्त इस सर्जरी में रिस्क था। लेकिन अब ये सर्जरी ट्रस्टेबल हो चुकी है, तो शांगी यही चाहता था कि जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी शिविन की ये सर्जरी हो जाए ताकि वो अपनी ये आर्टिफिशियल ग्लैंड निकाल पाए। भले ही शिविन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता था और इंडिफरेंट भी, लेकिन सोसाइटी के बाकी लोगों के हिसाब से केवल शांगी ही एक ऐसा इंसान था जो शिविन को थोड़ा नरमी से ट्रीट करता था, क्योंकि एटलीस्ट उसे शिविन की जान से तो फ़र्क पड़ता था। और तभी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को कॉल करने लगता है, लेकिन क्योंकि आधी रात हो चुकी थी तो कोई इसका फ़ोन नहीं उठाता और वो वापस उस घर में चला जाता है। उसने सोचा था वो इंस्टीट्यूट से मॉर्निंग में बात कर लेगा। पहली बार जब वो उस घर के अंदर घुसता है तो उसे शिविन नहीं दिखता। पहली बार जब शिविन नहीं था तो वो घर एक मकान लग रहा था बस, और काफ़ी ज़्यादा उसे डिसइंफेक्टेंट की खुशबू आ रही थी, जैसे कि किसी ने उस घर की काफ़ी ज़्यादा सफाई करी हो। लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि शिविन को सफाई का काफ़ी ज़्यादा शौक है। और फिर वो शिविन के कमरे में जाता है। ये पहली बार था जब वो शिविन के कमरे के अंदर जा रहा था, क्योंकि उस घर में 2 बेडरूम थे और शांगी केवल बड़े वाले बेडरूम में रहता था। वो कभी शिविन के कमरे में नहीं गया। पहली बार जब वो शिविन के कमरे में जाता है तो उसे शिविन की खुशबू साफ साफ आ रही होती है, वही प्रीमियम रेड वाइन की खुशबू, लेकिन संग के संग आर्टिफिशियल ओमेगा ग्लैंड की वजह से वो मीठी खुशबू भी, जो उस रेड वाइन की खुशबू को खराब कर देती है। वहाँ उस रूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ था जो कि ऑन ही था। वहीं शांगी सोचता है कि शिविन को आखिर कंप्यूटर की क्या ज़रूरत होती होगी, और वहीं फिर वो टेबल पर एक फ़ोटो फ्रेम देखता है जिसमें शांगी और शिविन की फ़ोटो थी। उन्होंने कभी फ़ोटो साथ में नहीं खिंचवाई थी।
तो शांगी और शिवन की फ़ोटो को कट करके टेप से चिपकाया गया था, ताकि ऐसा लगे कि एटलीस्ट उनकी एक फ़ोटो तो साथ में है। और फिर वो उस कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करता है। वो जानना चाहता था कि आखिर ये इंसान इस कंप्यूटर पे करता क्या होगा। उस कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ फोल्डर्स थे जो कि शांगियों की कंपनी के ही थे, जिसे देख शांगी चौंक जाता है कि आखिर शिवन के पास ये फोल्डर्स कर क्या रहे हैं। फिर वो शिवन की आईडी चेक करता है और उसे पता लगता है कि वो आईडी तो जियांगियो की है। और शांगियो चौंक जाता है। मतलब अब तक जो इंसान जिसे शांगियो एडमायर करता था, जब भी वर्चुअल मीटिंग होती थी तो जियांगियो के इनोवेटिव आइडियाज़ उसे हमेशा भाते थे। हमेशा जियांगियो का उसको देखना, जिस इंसान के लिए शांगियो हमेशा इतना क्यूरियस रहता था, वो और कोई नहीं शिविन ही था। और उसे पता लगता है कि शिविन ने एआई की वजह से अपने एवटार को हल्का सा चेंज कर दिया था, जहां उसने खुद की हाइट थोड़ी छोटी रखी थी और अपने फेस पर आंखें थोड़ी बड़ी कर ली थी, ताकि वो प्रॉपरली एक प्योर ओमेगा लगे। बाकी मास्क की वजह से कोई इसे नहीं पहचान पाता था। और शांगियो उस कंप्यूटर स्क्रीन को ऑफ कर देता है। न जाने उसके साथ क्या हो रहा था। आज एक रात के अंदर उसको झटके पे झटके लग रहे थे, जिनके बारे में उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। जिस इंसान को वो इतने सालों से नफरत करता आया है, उसी इंसान को दूसरे रूप में वो सीक्रेटली एडमायर करता था। और जिस चीज़ की वजह से वो उस इंसान से नफरत करता था, वो चीज़ तो कभी हुई भी नहीं थी। और वो सोचता है, शिवन, तुमने क्यों इतना सब कुछ करा। और फिर वो शिवन के बेड पे लेट जाता है, जहाँ उसको शिवन का फ्रेगरेंस और अच्छे से महसूस हो रहा था। वो बस लेटा हुआ कल का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो शिवन से एक दफ़ा बात कर पाए। उसके पास बहुत कुछ है जो वो शिवन को बताना चाहता है। और उसकी आंख लग जाती है। सुबह उसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का दोबारा फ़ोन आता है। वो उस फ़ोन को उठाता है और कहता है, कौन है। ऐसा कई रातों में पहली बार था जहाँ शांगियो इतने अच्छे से सो पा रहा था, लेकिन उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का इंसान बोलता है, हेलो सर, क्या मैं मिस्टर शांगियो से बात कर रहा हूँ? मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। शांगियो ये सुनकर एकदम से अपनी नींद से उठ जाता है। उसे शिवन के बारे में बहुत कुछ जानना था। तभी वो एम्प्लॉय कहता है, ये बात मिस्टर शिवन की है। उस एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे अच्छे से रखे। शांगियो कहता है, बताओ। वो एम्प्लॉय कहता है, मैंने आपको कल भी कॉल करा था कई बार, पर आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने आपके सेक्रेटरी को भी कॉल करा था, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन हमें फिर भी लगता है, भले ही आप और मिस्टर शिवन शादीशुदा नहीं थे, पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे के मेट थे, तो ये जिम्मेदारी आपको ही देनी चाहिए। शांगियो को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कह रहा है, किस तरह की जिम्मेदारी, और उसे इस बारे में क्यों नहीं पता। और शिवन के साथ क्या हुआ। वहीं फिर वो एम्प्लॉय कहता है, आपने फ़ोन नहीं उठाया था तो हमने उनके शव का अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन उनकी अस्थियां अब भी हमारे पास मौजूद हैं। वैसे तो ये अस्थियां एक इंसान के पार्टनर को ही देनी चाहिए, इसीलिए मिस्टर शांग, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंस्टीट्यूट आकर अपने पार्टनर की अस्थियों को ले जाएं। शांगियो ये सुनकर वहीं जम गया था। जो वो एम्प्लॉय से कह रहा था उसको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। वहीं वो एम्प्लॉय, उसको अभी भी शक था कि मिस्टर शांग अपने पार्टनर की अस्थियां लेने आएंगे भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कल कई बार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन शायद उन्हें अपने पार्टनर की चिंता ही नहीं, क्योंकि खबरों से तो यही पता चलता है। फिर उन एम्प्लॉयज़ ने शिवन की फैमिली को कांटेक्ट करा, पर उसकी फैमिली ने भी मना कर दिया, तो रह देकर उनके पास एक ही जा रहा था, मिस्टर शांग। कभी कभी उन्हें खुद ही शिवन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था
कि इस इंसान का इस जिंदगी में कोई नहीं था। वहीं फिर शांगियों को विश्वास नहीं हो रहा था। शिवन, वो तो सर्जरी के लिए गया था ना, ताकि अपनी ग्लैंड को और मार्क को रिमूव कर सके। आप ये क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेशन कैसा गया? मैंने कल रात आपसे बात करने की कोशिश करी थी। अगर ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अभी सर्जरी ना करें, हम बाद में भी कर सकते हैं। पेशेंट की लाइफ को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। बस आप मार्क भले ही ना हटाएं, पर उस ग्लैंड को हटा सकते हैं। ये पहली बार था कि शांग्यू कुछ कह रहा था, वो भी डरते हुए। वहीं वो स्टाफ मेंबर जब ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और कहता है, मिस्टर शांग, क्या आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर मिस्टर शिवन गुजर चुके हैं? शांग्यू एकदम चुप हो जाता है और वो अपना फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रहा था। और फिर वो स्टाफ मेंबर समझाता है, आपने हमें कहा था कि हम कल मिस्टर शिवन को ले लें सर्जरी के लिए, तो हम उधर गए भी, लेकिन हमें पता लगा कि मिस्टर शिवन ने सुसाइड कर ली है। इसीलिए हमने कोशिश करी कि आपको कांटेक्ट कर सकें, पर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए हमने उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर उनकी अस्थियां अब भी हमारे पास हैं। वैसे मिस्टर शांग, हमने मिस्टर शिवन की ऑटोप्सी रिपोर्ट बनवा ली थी, तो एक बार आकर आप चेक कर सकते हैं। शांगी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या केवल एक सपना। अगर ये कोई सपना है तो बहुत भद्दा है। वहीं उसे याद आता है कि इसकी सेक्रेटरी पहली बार इतनी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी नहीं सुनी। और वो मन में सोचता है, वो इंसान कैसे मर सकता है? क्या शिवन मर चुका है और ऊपर से केवल उसकी अस्थियां बची हैं? यानी आखिरी बार शांगी उसके शरीर तक को नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वो शिवन के कमरे में था, उसे शिवन की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छे से महसूस हो रही थी, तो वो कैसे मान ले कि वो मर गया है। और वो इंस्टीट्यूट जाता है। स्टाफ मेंबर बताता है, ऑटोप्सी के मुताबिक मिस्टर शिवन गैस पॉइजन की वजह से मरे थे। 3 दिन हो चुके हैं उनको गुजरे हुए। हमें ये भी पता चला है कि वो कई सालों से डिप्रेशन का शिकार थे, और तो और उनकी ओमेगा बनने की सर्जरी की वजह से उनकी अल्फा और ओमेगा ग्लैंड एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती थी। तो शायद इसीलिए उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। शांगी खुद में ही सोचता है, सुसाइड, और 3 दिन पहले। ये चीज़ सोचते ही शांगी को याद आता है कि 3 दिन पहले शिवन ने उसे कॉल करा था। उस वक्त वो काफ़ी बिजी था, जिस वजह से उसे समय नहीं मिलता कि वो शिवन की बातों को समझ पाए कि वो कितना बेजान था जब वो उसे पूछ रहा था कि क्या वो आएगा। वो इस तरह से पूछ रहा था जैसे कि वो आखिरी मुलाकात चाहता हो, और उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि उसे अफसोस नहीं। मतलब शिवन ने उसे कॉल तब करा था जब वो मरने वाला था, और फिर भी शांग्यू ने उसे नहीं रोका। वो इंसान जो कि शांति से उसका इंतज़ार करता था, 10 साल से उसको प्यार करता हुआ आया था, उसे एक झटके में ही सब भूल गए सिवाय शांग्यू के। वो अब भी सोचता है कि शिवन ने क्या क्या नहीं सहा होगा। सीवर डिप्रेशन, अल्फा और ओमेगा से रिजेक्शन, कि उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, और ये सब चीज़ें वो कई सालों से सह रहा था। और शांगी को नज़र आता है कि क्यों शिवन दिन पर दिन थकता जा रहा था, और अगर शिवन मुस्कुराता भी तो वो बहुत बेजान सी लगती थी। तब शांगी को लगता था कि ये कोई शिवन की चाल है, जहाँ वो बेचारा बनकर शांगी की अटेंशन चाहता है और कुछ नहीं। क्योंकि शांगी को अब भी याद था कि हाई स्कूल का वो लड़का जब भी मुस्कुराता था तो उसकी वार्म स्माइल से शांगी हमेशा मोहित हो जाता था और हमेशा अफसोस करता कि ये अल्फा क्यों है। तो जब वो इस तरह से बेजान स्माइल उसकी ओर करता
तो शांग्यू इरिटेट हो जाता था, लेकिन अब सोचा जाए तो वो केवल इसीलिए था क्योंकि शिवन बीमार था। मरने से पहले भी उसने शांग्यू को याद करा। उसने बस ये पूछा कि क्या वो आएगा, क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसे इस मौत के कुएं से बचा ले। क्या इसीलिए शिवन शांग्यू से पूछता है? लेकिन शांग्यू ने क्या करा, उसके मुंह पर ही फ़ोन रख दिया। किसी ने उसे नहीं बचाया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी 2 दिन बाद आया उस बेजान शरीर को उठाने के लिए बस। और वहीं इन 2 दिनों तक शिवन का शव वहीं पड़ा हुआ था। वो आखिरी शब्द जो शिवन ने उससे कहे थे कि उसे कोई अफसोस नहीं। और शांग्यू उन रिपोर्ट को कस के पकड़ लेता है जैसे अपने आंसुओं को रोक रहा हो। वो इंसान अब जा चुका है, वो इंसान अब मर गया है। चाहे वो शिवन हो जिसके संग वो इतने सालों से जुड़ा हुआ था, या फिर जियांग्यू जिसको शांग्यू मन ही मन पसंद करता था। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं बचा। और इसी तरह शांग्यू केवल कंपनी में ही बैठा रहता और एक मशीन की तरह काम करता, क्योंकि जैसे ही वो फ्री होता तो उसको शिवन की यादें आने लगती। वहीं उसके इस नेचर को देखकर उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अजीब लगने लगता है। उनको शायद लगता है कि क्योंकि अब जियांग्यू नहीं आ रहा तो इस वजह से बॉस काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ऐसे ही र्यूमर्स फैलाते रहते हैं, जिन्हें सुनकर एक दिन शांग्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फ़ोन पर चिल्ला देता है। उसके बाद से कोई भी शिवन या जियांग्यू का जिक्र नहीं करता। शिवन का तो वैसे भी कोई नाम नहीं जानता था। शांग्यू हर दिन उस घर में जाता जहाँ शिवन रहता था। वो उसी बिस्तर पर सोता जहाँ शिवन सोया करता था। अब वो शिवन की फ्रेगरेंस को काफ़ी ज़्यादा याद करता। वो अपनी हर वो गलती याद करता जो उसने शिवन के साथ करी थी। और ऐसे ही लेटे लेटे वो रोने लगता। लेकिन क्या फ़ायदा, वो इंसान तो अब जा चुका है जिस इंसान को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। आखिरी बार जब वो उससे मिला था तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। शांग्यू को अब भी याद आ रहा है कि शिवन उस वक्त कितना उदास नहीं था और थका हुआ भी। शांग्यू थक चुका था कि दिन पर दिन शिवन को इस तरह से कमज़ोर होता हुआ देखना, क्योंकि उसे केवल लगता था कि शिवन एक्टिंग करता है और वो उसे मार्क रिमूवल सर्जरी के बारे में बताता है। लेकिन शिवन कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, जिससे शांग्यू को गुस्सा आ जाता है और उसको प्रवोक करने के लिए वो ये कह देता है कि मुझे प्योर ओमेगास पसंद है। वो ये बात भी जियांग्यू को ही याद करके कह रहा था। और ये चीज़ सुनते ही शिवन उसकी ओर देखने लगता है जैसे उसका दिल टूट गया हो, और उसे और उकसाने के लिए वो ये भी कह देता है कि उसकी फ्रेगरेंस काफ़ी चीप है, जिसकी वजह से शिवन रोने लगता है। वो शांति से रोए जा रहा, जिसे देख शांग्यू भी चौंक गया, क्योंकि शायद ये पहली बार होगा जहाँ वो शिवन की आंखों में आंसू देख पा रहा है। और उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना रूड नहीं था। लेकिन ये सब उसने शिवन को इसीलिए कहा था ताकि शिवन मन बना ले और अपनी ये सर्जरी करा ले, जिसकी वजह से वो अपना हाथ भी नहीं बढ़ाता ताकि शिवन को कंसोल कर सके, और सीधा उस घर से बाहर निकल जाता है। अब शांग्यू सोचे तो केवल आर्टिफिशियल ओमेगा ग्लैंड की वजह से ही नहीं शिवन की तबीयत इस तरह से बिगड़ रही थी, बल्कि ये डिप्रेशन, ये समाज का उसको नहीं स्वीकारना, शांग्यू का उसकी तरफ इतना इंडिफरेंट और रूड होना, जहाँ शांग्यू इतने अच्छे से जानता है कि एक बार ओमेगा को मार्क करने के बाद अल्फा को उसके साथ ही रहना होता है, नहीं तो मेंटली ओमेगा काफ़ी परेशान रहता है और उसको कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। ये चीज़ शांग्यू ने पढ़ रखी है और वो अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा भूल जाता था कि शिवन अब एक ओमेगा है
जो कि उसके लिए ओमेगा बना था। शांग्यू की वजह से ही शिविन गया है और अब सब खत्म हो चुका है। शांग्यू कभी भी उस तरह के इंसान से नहीं मिल सकता जिसने अपना सब कुछ खो दिया ताकि वो शांग्यू को बस प्यार कर सके। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे शिविन के कमरे से उसकी वो खुशबू वो भी जा रही थी जो शांग्यू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को कॉल कर करके बार बार कहता कि कुछ ऐसा कीजिए कि शिविन की फ्रेग्रेंस उसके पास हमेशा रहे। इंस्टीट्यूट वालों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क था। एक इंसान की खुशबू से तो चलो फ्रेग्रेंस बना सकते हैं, लेकिन तकिया या कंबल से किसी मरे हुए इंसान से उसकी खुशबू कैसे निकाल सकते हैं। वहीं शांग्यू सोचता कि अगर ये सब दोबारा हो पाता तो। अभी भी उसे पता नहीं कि वो उस इंसान को पसंद करता था भी या नहीं, लेकिन वो एक चीज़ जानता है कि हाई स्कूल के दौरान भी शिविन एक लौता लड़का था जो हमेशा उसके दिमाग में छपा रहता था। बस एक बार अगर वो उसके लव लेटर्स को एक्सेप्ट कर लेता। काश वो उसे ये नहीं कहता कि इसे केवल ओमेगास पसंद है ताकि वो ये सर्जरी नहीं कराता। काश उस ग्रेजुएशन पार्टी वाली रात को शांग्यू उसकी बातें अच्छे से सुनता और उसको अपना मेट एक्सेप्ट कर लेता, तो आज वो कितनी शांति से रह रहे होते। उसके सारे एम्प्लॉयज़ जो कि केवल वर्चुअली ही जियांग्यू को देखकर ये सोचते हैं कि मेरे साथ जियांग्यू कितना अच्छा लगेगा। अगर सब मैं ठीक से कर पाता तो दुनिया की नज़र में मैं और शिविन कितने अच्छे जीवन साथी होते ना। मैं उसको अपने परिवार से मिलवाता, अपने दोस्तों से मिलवाता, सब कुछ कितना अच्छा होता ना। और शांग्यू अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस सब को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब वक्त निकल चुका था। वो इंसान अब जा चुका था। जिस इंसान की शांग्यू बात कर रहा है वो उसी के आगे काफ़ी बुरी तरह रो रहा था, जैसे बस किसी का साथ चाहता हो। लेकिन शांग्यू उसे रोकने की बजाय केवल उसे देखता और कुछ नहीं। शांग्यू को जिंदगी भर इसी तरह जीना था, इसी अफसोस के साथ कि उसने एक इंसान के साथ कितना गलत नहीं करा, वो भी उस इंसान के साथ जिसने उसे दिल से चाहा। लेकिन फिर भी इतना दर्द झेलने के बाद भी वो उस इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकता जिसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल किस तरह से नहीं बिताए होंगे। आखिर में वो इंसान जा चुका है। वो इंसान जो प्यार के लिए जिया और प्यार के लिए ही मर गया। और शांग्यू उसका नाम पुकारता है, शिविन। और इसी तरह हमारी नॉवल ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी है जो कि शिविन का सुसाइड नोट था, यानी कि आखिरी लेटर जो कि उसने शांग्यू के लिए लिखा था। डियर शांग्यू, आई होप ये लेटर तुम्हें मिल गया होगा। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ अब भी तुमने अपना वो बोरिंग चेहरा ही बना रखा होगा, है ना। जब मैं तुम्हारे साथ रहता था तो तुम्हारे चेहरे से केवल एक इमोशन पढ़ पाता था, आखिरी इंसान मेरे साथ रहता क्यों है। भले ही तुम ये कहते नहीं थे पर मैं समझ जाता था। सच कहूँ तो पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक लौता इंसान हूँ जो तुम्हें काफ़ी करीबी से समझ पाया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा खुश होना चाहिए। आखिरकार हमने इतने साल एक दूसरे के साथ बिता लिए हैं। अच्छा, अब ये फाइल बंद मत करना, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये आखिरी बार है जहाँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि तुम इस खत को आखिर तक पढ़ोगे या नहीं, लेकिन अगर तुम इसे पढ़ोगे तो इसका मतलब यही है कि मैं मर चुका हूँगा। ये खत मैंने जानबूझकर शांग ऑपरेशन के फोल्डर में रखा है ताकि जब भी तुम कंप्यूटर ओपन करो तो तुम्हें पता लग जाए कि मैं ही तुम्हारा एम्प्लॉय जियांग्यू हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
तुम आज तक मेरे कमरे में नहीं आए, लेकिन शिविन को ढूंढते हुए नहीं तो कम से कम जियांगियो को ढूंढते हुए शायद तुम इस फोल्डर तक पहुंच जाओ। इसीलिए मैंने एक खत इस फोल्डर में रखा। मुझे माफ करना, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं बस एक बात कह रहा हूं जो कि सच है। सच कहूं तो मैं खुद तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी आर्टिफिशियल ओमेगा ग्लैंड सर्जरी की वजह से तुम मेरे साथ इन 10 सालों से बंध गए। कभी कभी मैं खुद को अपराधी समझता हूं। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं था। तो मैं बस जितना हो सके उतना तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने जियांगियो का रूप लिया ताकि एटलीस्ट ऑफिस में मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सच कहूँ तो इसमें मेरी भी सेल्फिशनेस है। मैं तुम्हें रोज़ देख ही नहीं पाता था क्योंकि तुम आते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कम से कम इन वर्चुअल मीटिंग से मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ। वैसे कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ अगर मैं इस दुनिया में नहीं होता तो तुम इस बंधन से मुक्त होते ना। तुम अपने पसंद के इंसान के साथ रह सकते। मेरा मतलब है कि एक शादी की तरह शादी कर सकते। जिस तरह का हमारा रिश्ता है वो शादी तो नहीं है, लेकिन एक पिंजरा है तुम्हारे लिए। जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब है जहाँ तुम भी सामने वाले को पूरे दिल से चाहते और चर्च के आगे एक दूसरे के लिए कस्में खाते कि तुम पूरी जिंदगी उसके साथ बिताते। सच कहूँ तो मैं थोड़ा रुकूंगा। सच कहूँ तो मेरे लिए सोचना भी काफ़ी मुश्किल है। बस मैं इस बारे में टाइप भी कर रहा हूँ ना तो मुझे जेलसी फील हो रही है। हाँ, अच्छा होता अगर मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा परफेक्ट इंसान शायद एक प्योर ओमेगा होना चाहिए। मुझे याद है हमारा रिश्ता चालू होने से पहले तुमने मुझे एक बार प्रेज करा था कि मेरी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शायद तुम इस बारे में भूल गए होगे, बहुत पुरानी बात है। तो जब तुमने अभी कुछ दिन पहले मेरे से कहा कि मेरी फ्रेग्रेंस काफ़ी चीप है तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं उस प्रेज को आज तक नहीं भूला। तो मेरे हिसाब से एक ओमेगा होने के साथ उसकी फ्रेग्रेंस एक प्रीमियम रेड वाइन जैसी होनी चाहिए। अगर मैं बात शक्ल की करूं तो मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं, पर मुझे इतना ध्यान है कि आज तक जितने भी ओमेगास से तुमने डेट करा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन, फेयर और बड़ी बड़ी आंखों के होते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारा टाइप यही है। तुम्हारा ओमेगा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि घरेलू, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें काम से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते और ना ही हमने कभी शादी करी है, लेकिन जियांगियो के रूप में मैं देख पाया कि तुम काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो और बहुत काम करते हो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत देना आगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके तुम्हें कोई ऐसा पार्टनर मिले जो कि तुम्हारा काम को डिवाइड कर सके। जियांगियो के आने से पहले मैं ये सोचते सोचते जेलस होता था कि ना जाने तुम भविष्य में किस इंसान को प्यार करोगे, पर जियांगियो के आने की वजह से मैं खुद जियांगियो से जेलस होने लग गया, क्योंकि मैं समझ पाता था कि मीटिंग्स के दौरान तुम किस तरह से मुझे यानी जियांगियो को देखते थे। उस तरह से तुमने कभी शिविन को नहीं देखा। कितना अच्छा होता अगर मैं सच में जियांगियो होता। ओके, जैसा कि मैंने कहा, तुम मुझे नहीं देखना चाहते कभी। तुमने इस ज़िंदगी में मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करा है, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में तुम मुझे शुरू से ही अवॉइड करोगे, है ना? वैसे मैं बकवास करने में माहिर हूँ। मैं सही में काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा अगर तुमने अब तक इस खत को पढ़ा होगा। अगर आगे जाके कोई अगला जन्म हुआ भी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें परेशान करूँगा।
मेरी इकलौती विश है कि मैं एक इंसान चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे। नहीं, प्यार बहुत बड़ी चीज़ मांग ली मैंने। अगर कोई इंसान बस मुझे बचाने आ जाए वो भी काफ़ी है। मैं इतने साल अंधेरे में रहा हूँ, तो अगर कोई इंसान आकर मुझे इस अंधेरे से निकाल ले तो मैं बस इसी में खुश हो जाऊँगा। लेकिन शायद इस जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत परेशान हूँ और इन सब से थक चुका हूँ। मैं जिंदा रहकर ही खुद में मरता जा रहा हूँ, जो कि शायद तुमने भी महसूस करी होगी। सच कहूँ तो मैंने खुद सोच रखा था कि तुम्हें कई साल पहले ही छोड़ दूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हो ताकि वो मेरा मार्क को रिमूव कर सके, साथ ही साथ मेरी आर्टिफिशियल ओमेगा ग्लैंड भी। और शायद यही हम दोनों के लिए सही होगा। सब चीज़ वहीं लौट जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। तुम अब भी जाने माने अल्फा रहोगे, वही मैं एक मामूली अल्फा जिसे कोई नहीं जानता। हालांकि मैं वापस नहीं जा सकता। सच कहूँ तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि सर्जरी के बाद जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कैसे रहूँगा। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। हर दिन हर रात मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पार्टनर बना। केवल इसी चीज़ की वजह से मैं रात को सो पाता हूँ, भले ही मुझे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। लेकिन मैं अगर ये तक सोचूं कि भविष्य में तुम्हें कोई मिल जाएगा जिसे तुम प्यार करोगे, आखिरकार मिलेगा ही। इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे पागल हैं, ये सोचते ही मेरा दिल दुखने लगता है और मैं सो नहीं पाता। तो फिर ये चीज़ें मैं हकीकत में देखते हुए कैसे रह सकता हूँ। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। ये फैसला जो मैंने लिया है शायद तुम्हें इस पर गुस्सा आए, लेकिन हम दोनों के लिए ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा। मैं अपने आप को आज़ाद कर लूँगा, तुम खुद को आज़ाद कर लोगे, और ना ही भविष्य में मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान पाऊँगा। जियांगियों का जो भी काम था मैंने वो ऑलरेडी कर फोल्डर में सेव कर रखा है, और मैंने अपने कमरे को छोड़कर पूरे घर की सफाई कर दी है ताकि तुम्हें मेरी खुशबू कहीं भी महसूस ना हो। मैं बस दुआ करता हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करना थोड़ा कम कर दो, और मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ ताकि तुम अपने करियर में ऊंची उड़ान भर सको। लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। सो बस इतना ही। आई एम सॉरी, शिवन। तो इसी के साथ हमारी नॉवल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपने पूरी सुन ली है सो थैंक यू सो मच। मेरी मेहनत को सराहा है आप लोगों ने। अब बात यहाँ आती है कि वैलेंटाइन डे पर मैंने इस तरह की कहानी क्यों सुनाई जो कि इतनी सैड है। तो रीज़न केवल एक ही है, हर इंसान की तरह आप लोगों को भी कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे आप पसंद करोगे। शायद मिल भी गया होगा। तो ना ही आपको शिवन की तरह बनना है जो हर बार प्यार की खातिर खुद को खोता हुआ आया है, क्योंकि एट द एंड उसे केवल अफसोस ही हुआ। भले ही उसने ये माना नहीं, पर उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। जिस इंसान को उसने प्यार करा वो भी उसकी मौजूदगी में कभी भी उसकी अहमियत नहीं समझ पाया। और ना ही आप लोगों को शांगियों की तरह बनना है जो केवल एक गलती की वजह से एक इंसान को इतना ज़्यादा कष्ट दे। सच कहूँ तो इस कहानी में शांगियों ने कुछ गलत नहीं करा, पर कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ गलत कर दिया जिसका अफसोस उसे आजीवन रहेगा। तो कभी भी चीज़ों को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और ऐसी ही कहानी जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी बग्स।